यह कहानी दो गरीब बहनों की है जिनका कोई भी नहीं था। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बबीता और सबिता के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे दोनों बहनें अनाथ का जीवन जी रही थी। सबिता, मैं जमींदार के यहाँ काम पर जा रही हूँ। खाना बना दिया, खाना खा लेना और टाइम से विद्यालय चली जाना। आज मैं लेट आऊंगी, आज उनके यहाँ थोड़ा ज्यादा काम है। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं स्कूल चली जाऊंगी। पर आचार्य जी पैसा मांग रहे थे, बोल रहे थे कि पैसा दो। मैंने उनको बताया कि अगले महीने मेरी दीदी पूरा पैसा दे देगी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे स्कूल से निकालने की धमकी दे रहे थे। हाँ सबिता, मुझे मालूम है कि तुम्हारे विद्यालय में शुल्क जमा करना, पर क्या करें, मुझे थोड़ा ही पैसा मिलता, उसमें भी घर का खर्चा तुम्हारे लिए कॉपी किताब अलग से लेना पड़ता है। राशन भी खत्म होने वाला है। चलो ठीक है, मैं जमींदार जी से कुछ पैसा बढ़ाने के लिए कहती हूँ। कुछ पैसा बढ़ा देंगे तो घर का खर्च चलाने में आसानी हो जाएगी। इतना कहकर बबीता अपने काम पर निकल देती है। जमींदार का घर थोड़ा दूर था, इसलिए बबीता को जाने में कुछ समय लगता है। गरीबता से लड़ते लड़ते है। बबीता का विश्वास मजबूत हो चुका था। उसे लगता था कि एक ना एक दिन अच्छा आएगा। यही सोचते सोचते जमींदार के घर पहुंचती है। बबीता, मैंने तुझ पर तरस खाकर काम पर क्या रख लिया। तू तो रोज आने में लेट कर देती है। ऐसे ही रोज समय पर नहीं आओगी तो बताओ कैसे गुजारा होगा। पूरा काम पड़ा रहता है। फिर लता हमको डांटती है कि कैसे काम वाली को काम पर रखा है, वो तो समय पर आती नहीं। जमींदार जी क्या करे, घर में अकेले हैं, काम करते हैं। छोटी बहन मेरी पढ़ाई करती है, घर का काम करना पड़ता है, फिर यहाँ भी आना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है। कल से सुबह आने का प्रयास करूंगी। जमींदार ठीक था, पर उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा और झगड़ेलू किस्म की औरत थी। वह बबीता को नहीं पसंद करती थी। जमींदार थोड़ा रहम खाकर बबीता को काम पर रख लेता है। बबीता जैसे ही अंदर जाती है तो उसे लता बेड पर बैठी हुई मिल जाती है। वह भी बबीता को ताना मारती है। वो बबीता, कम पर इतना लेट क्यों आती है? तुम्हें समय का कोई ध्यान नहीं रहता है? जा जाकर किचन में बर्तन पड़े हैं, जाकर धो दे, फिर झाड़ू पोछा करना है। बबीता बेचारी सोचेगी कि जमींदार से कहकर कुछ पैसे बढ़ाने को कहूगी, पर क्या करूं, यहाँ तो सब लोग पहले ही भड़के हुए थे। इसीलिए बबीता बेचारी कुछ नहीं कह पाती है और अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाती है। दोनों बहनें खाना खाती हैं और सो जाती है। उनका रोज का यही काम हो गया था। ऐसे ही एक दिन शहर से एक लड़का आता है और बबीता को रास्ते पर मिल जाता है। इस गांव में मुझे 2-3 दिन रुकना है। क्या आप मुझे इस गांव में ठहरने के लिए कोई जगह बता सकती हैं? मैं इस गांव में नया हूँ। परदेसी यहाँ कहाँ पर रुकते हैं मुझे नहीं मालूम है। हाँ क्यों नहीं बाबूजी, हमारे गांव में अगर कोई परदेसी आता है तो जमींदार के यहाँ रुकता है, क्योंकि इस गांव में सब गरीब लोग ही रहते हैं। जमींदार के पास ही बड़ा सा घर है, आप बेही ठहरिए। सूरज अच्छे घर से था। वह शहर में एक बिजनेसमैन का लड़का था, लेकिन सूरज को गांव बहुत पसंद था। पढ़ाई खत्म होने के बाद, बेटा तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब तुम अपना बिजनेस संभालो। अब तुम्हें आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बिजनेस संभालने योग्य हो गए हो। पिताजी, वैसे भी अब हमको बिजनेस ही संभालना है। क्यों ना हम एक बार गांव घूम लें? मुझे गांव बहुत पसंद है। जब गांव घूम के आएंगे तो अपना बिजनेस संभाल लेंगे। इसी उद्देश्य से गांव घूमने के लिए सूरज निकल पड़ा। आते आते वह बबीता से मिल गया। बबीता ने उसे जमींदार के घर में ठहरा दिया। अब बबीता जमींदार के घर में काम करती और अपने घर चली जाती। आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं बनाकर पिला देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ काम करती हो। तुम्हारे माता पिता क्या करते? पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम शहर में कर लेती। अब जमाना कितना आगे निकल गया है। तुम लोग वही पुराने जमाने वाला इसके उसके घर में काम करते हो। बबीता पूरी कहानी सूरज से बता देती है। सूरज को बबीता की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन सूरज अब बबीता से प्रेम भी करने लगा था। बबीता का टाइम हो गया था, अपने घर चली आती है। सुबह होती है तो सूरज अपनी कार में बैठकर बबीता के घर पहुंच जाता है। बबीता सूरज को देखकर चौंक जाती है। आप यहाँ कैसे? कहा आप बड़े लोग हमारी टूटी फूटी झोपड़ी में, इसमें तो बैठने तक की जगह नहीं है। नहीं बबीता, क्या तुम लोग आदमी नहीं हो जो इस टूटे फूटे घर में रहते हो? बबीता, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं साफ साफ कहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? मुझे ऐसे ही गांव की लड़कियां पसंद है और गांव भी। देखो बाबूजी,
हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर मुझे आपका यह एहसान नहीं चाहिए। मैं अपना पेट खुद पाल सकती हूँ। कहा आप अमीर, हम गरीब लोग। जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरे दिल में जो था वह मैंने कह दिया। तुम पर मैं कोई एहसान नहीं जाता रहा हूं। तुम गांव की लड़की हो और समझदार भी हो, इसीलिए मुझे लगा मुझे अपना प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखना चाहिए। अगर तुम्हें परेशानी है तो इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। सूरज चला जाता है और बबीता अपने बहन सविता से बात करती है। सविता, जमींदार के घर शहर से एक लड़का आया हुआ है। वह बहुत ही नेक दिल इंसान है। क्यों ना तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूं? वो तो मेरे साथ विवाह करने के लिए बोल रहा था, पर माँ पापा नहीं है, इसलिए पहले मैं तुम्हारा विवाह करना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा दीदी। मुझे पता है कि आप गलत फैसला नहीं लगी, क्योंकि माँ पापा के गुजरने के बाद तुमने नहीं तो मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। सविता अपनी बहन के फैसले को मान जाती है। अब बबीता काम करने के लिए जमींदार के यहाँ जाती है तो सूरज से मिलती है और बोलती है, सुनिए बाबूजी, मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मेरी बहन से कर लीजिए। उसका विवाह करने के बाद ही मैं अपने बारे में सोच पाऊंगी। सूरज हाँ कर देता है। बबीता को भी सूरज पसंद आ रहा था, पर क्या करती, जिम्मेदारी इतनी थी कि उसे यह सब करना पड़ा, क्योंकि वह चाहती थी कि सविता को इस हालत से ना गुजरना पड़े। और बबीता अपने बहन और सूरज का विवाह करवा देती है। गरीब होने के कारण दोनों का विवाह मंदिर में ही संपन्न होता है। विवाह होने के बाद सविता सूरज के साथ शहर की ओर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबीता जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रही होती है। तभी उसे एक युवक मिलता है जो बुरी तरह से घायल था। जंगल में शेर ने उस पर हमला कर दिया था, जिसे जान बचाकर भाग रहा। कौन है आप और इस घने जंगल में क्या कर रहे थे? क्या आपको पता नहीं है, इस भयानक जंगल में बहुत खतरनाक प्राणी रहते हैं। पहले मैंने आपको इस जंगल में नहीं देखा। मैं एक मछुआरा हूं, अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए निकला था, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे गांव वाले भी मुझे गांव से निकाल दिया, इसीलिए मैं जंगल के रास्ते निकल पड़ा। अब सविता अपने दीदी के पास फोन लगाती है। शुरुआत में तो दोनों बहनों का अच्छा चल रहा था, फिर धीरे धीरे सविता ने बबीता के पास फोन लगाना बंद कर दिया। अभी इधर बबीता की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। बबीता ने उस मछुआरे से शादी कर ली, क्योंकि अकेले इतनी बड़ी जिंदगी काट लेना आसान नहीं था, इसीलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। सुनिए जी, आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आप बाजार जाकर कुछ राशन लेकर आइए। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा करके रखे हैं। लाओ बबीता, मैं बाजार से कुछ राशन लेकर आता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब काम पर तुम न जाया करो। मैं आऊंगा तो काम पर चला जाऊंगा, ठीक है? इतना कहकर मोहन मछुआरा राशन लाने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। मोहन का गांव थोड़ा दूर था, इसलिए मोहन थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगता है तो एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे मोहन मूर्छित हो जाता है और वहीं गिर जाता है और वह गाड़ी निकल जाती है। अब इधर बहुत ज्यादा समय बीत जाने पर बबीता को घबराहट होने लगती है। इतना समय बीत गया, ये अभी तक घर नहीं आए। दिन ढलने को आ गया। इतना समय तो नहीं लगता है राशन लाने में। अब तक कहाँ रह गए? बबीता से नहीं रहा गया। वो भी बाजार की ओर मोहन की खोज में चल देती है। वो देखती है कि मोहन मूर्छित हालत में रोड के किनारे पड़ा है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। देखिए बबीता जी, इनके सर में चोट लगने के बजाय इनके सर की नसें दब गई है। इनका इलाज करने के लिए कम से कम 50,000 का खर्च आएगा। आप पैसा लेकर आइए, मैं इनका इलाज शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करके लाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे पति को बचा लीजिए। आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना पैसा दूंगी। बबीता बेचारी अपनी बहन के घर जाती है। सूरज और सविता कहीं जा ही रहे होते हैं, तभी बबीता उनके घर पहुंच जाती है। सविता, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मोहन एक्सीडेंट हो गया है। उनके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? अगर उनको ये पैसा ना मिला तो उनकी जान दी जा सकती है। दीदी, आपको क्या जरूरत थी उस मछुआरे से शादी करने की? शादी करते वक्त क्या आपने मुझसे पूछा था? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको मुफ्त में पैसा दे सकूं। हम लोग ऊटी घूमने के लिए जा रहे हैं। आप कहीं और जाकर पैसा मांग लीजिए। सविता के मुंह से यह बात सुनकर बबीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बबीता का कोई और सहारा नहीं था।
वह एक उम्मीद के साथ अपने बहन के पास आई थी। उसे लगा था कि मैंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई अपने बहन को पढ़ाई कराने में लगा दी और आज मेरा काम पड़ा तो इसने मुंह मोड़ लिया। सबिता ने बबीता को बहुत भला बुरा कहा और उसे अपने घर से जाने के लिए कह दे भी है। बबीता उल्टे पाप फिर लौट आती है और जमींदार के पास जाती है। जमींदार जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दूंगी। हाँ, खुद के खाने के लाले पड़े हैं, कर्जा चुका दूंगी नहीं जी। इसको पैसा ना दीजिए, ये आपका पैसा मुँह चुका नहीं पाएगी तो ब्याज कहाँ से चुकाएगी। जाओ, नहीं मिलेगा पैसा। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। मुंह उठा के इनको पैसा चाहिए, जाके कहीं भीख मांग। बबीता बेचारी अब पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे जहां भरोसा था वही पैसा नहीं मिला। वो दुखी मन हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर बोलते हैं, क्या हुआ बबीता जी, पैसे का कुछ इंतजाम हुआ? क्योंकि आपके पति की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। आप तो पैसा लेने गई तो बहुत समय लगा दिया। तुम्हारे पति के पास ज्यादा वक्त नहीं है, फिर उनको बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही बबीता कुछ बोलती इतने में जमींदार आ जाता है। बबीता जमींदार को देख चौंक जाती है क्योंकि जमींदार तो घर पर कुछ नहीं बोला था। बबीता, लो, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना? लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, पर यह बात लता से नहीं बताना क्योंकि वो पैसा तुम्हें देने ना देती। इसलिए मैं चुपके से ये पैसा लेकर आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे घर को अपने घर की तरह समझकर काम किया, इसीलिए हमारा इतना तो हक बनता है कि तुम्हें पैसा दे दे। जमींदार जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, पर हाँ, मैं आपका पैसा ब्याज सहित चुका दूंगी। आप चिंता ना करिए, आपने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मोहन का इलाज अच्छी तरह से होता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। दिन बीतने के साथ साथ मोहन की तबीयत में भी सुधार होने लगती है और डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देते हैं। घर पहुंचने के बाद बबीता मोहन को अपनी बहन के बारे में बताती है। जमींदार जी ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। उन्होंने मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए, इसलिए मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब मुझे इतना मेहनत करना है उनका पूरा पैसा चुका सके, क्योंकि वह पैसा ना देते तो आपका इलाज नहीं हो पाता। हाँ बबीता, तुम ठीक कह रही हो। अब हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे जिससे कि जमींदार जी का पैसा पूरा दे सकें, क्योंकि उन्होंने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है। और एक तुम्हारी बहन है जिसने हमारा बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। अभी अचानक ऐसे ही एक दिन कार पर सवार होकर एक आदमी उनके घर आता है और बोलता है, बाजार के पास जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसका घर यही है? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। इन्हीं का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उनकी पत्नी हूँ। हम लोगों को कितनी परेशानी हुई आपको नहीं पता। आप अब तक मैं आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो, क्योंकि जो हादसा हुआ था वह मेरी गाड़ी थी। मैं जल्दी में था, इसीलिए यह हादसा हो गया। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को फांसी की सजा होने वाली थी। मैं जरूरी कागज लेकर जा रहा था। अगर मैं टाइम पर वहां नहीं पहुंचता तो मेरे बेटे को फांसी की सजा हो जाती, इसीलिए मैं नहीं रुक पाया। हाँ, पर मैं आपका जीवन जरूर बदल सकता हूँ। मैं आपको एक घर और एक दुकान गिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरी वजह से जो नुकसान हुआ मैं उसका पूरा भरपाई करूँगा। वह व्यापारी ऐसा ही करता है। शहर के बाहर गांव में ही मोहन और बबीता के लिए घर बनवा देता है और उनको घर, गाड़ी और दुकान दे देता है, जिससे बबीता का जीवन संभल जाता है। सुनो सबिता, मैं बिजनेस में जो पैसा लगाया था मेरा सारा पैसा डूब गया। अब मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं जिस कंपनी में पैसा लगाया था वह कंपनी देश छोड़कर चली गई। मैं पूरी तरह से गरीब हो गया। घर, गाड़ी, बंगला सब लोन पर रखा था। नोटिस भी आ चुकी है। अब क्या करें? ऐसे ही एक दिन बैंक वाले आकर सूरज और सविता का घर नीलाम कर लेते हैं, जिससे वह लोग रोड पर आ जाते हैं। अब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ जाएं, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। इसीलिए वह लोग बबीता के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो दीदी, उस वक्त मेरे पास पैसा था पर मैंने आपको पैसा नहीं दिया। आज मेरा सब कुछ लुट गया। इन्होंने जिस कंपनी में पैसा लगाया था वह कंपनी देश छोड़कर चली गई और पूरा पैसा डूब गया।
अब हमारे पास रहने तक की जगह नहीं है। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ ना देने से अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया। अब मुझे ये पता चल गया कि सर सलामत तू पगड़ी हजार। हमें कभी दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने ही हो। और तुमने ये साबित भी कर दिया। जाओ मेरे पुराने बाले घर, मेरे तुम रह सकती हो। पर हाँ, अब मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सूरज और सबिता दोनों बबीता के पुराने वाले घर में रहने लगते हैं। देखो, तुम्हें दौलत का इतना घमंड हो गया था कि तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि सबिता के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। तुम उसकी सग बहन होकर उसका साथ नहीं दी। देखो, आज उनकी किस्मत चमक गई। सूरज और सबिता को अब खूब पश्चाताप हुआ। अब इधर बबीता जमींदार का पैसा देने जाती है। बबीता, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर देना। एक दिन सबका समय बदलता है। देखो, आज तुम हमारे बराबरी की हो गई। हमें कभी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह जमींदार की पत्नी भी बदल जाती है। बबीता हिम्मत नहीं हारती और इधर सूरज और सबिता भी सुधर जाते हैं, क्योंकि इनको दौलत का घमंड हो गया था। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह की रोमांचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें